नमस्कार, अभय न्यूज़ के ताज़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप दर्शकों ने जो भरोसा हम पे जताया है, हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करते रहेंगे। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बिगरू कांड के मुख्य सरगना विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी और उसका एनकाउंटर कर दिए जाने के बाद उसे प्रश्रय दिए जाने की कहानी अधूरी ही रह गई है। उन लोगों के नाम अब शायद ही सामने आ सकेंगे जिन्होंने विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी को उज्जैन तक आने और यहाँ रुकने में मदद की है। पुलिस भले ही दावा कर रही है कि विकास दुबे अकेला 9 जुलाई की सुबह उज्जैन में आया, यहाँ रुका भी नहीं और रामघाट आदि क्षेत्रों में दर्शन के उपरांत महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। शायद यह आधा सच है। विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी के मामले में अब भी कुछ सवाल अनसुलझे ही हैं। इन्हें समझने के लिए सबसे पहले आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का 9 जुलाई की सुबह का बयान सुनिए। इसके बाद हम आपको उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह का भी बयान सुनवाएंगे। उसके साथ 2 लोग और पकड़े हैं, एक बिट्टू है और एक शायद सुरेश। अब उन्हें नाम बताया है, गलत भी हो सकता है, अभी प्रारंभिक है, शुरुआती चर्चा है। हमारी जांच में बड़ा स्पष्ट हो गया है कि वो अलवर से झालावाड़ पहुंचा, झालावाड़ से बस से होकर के सीधे वो उज्जैन पहुंचा रात 3:58 पर। उसके बाद ऑटो किया, ऑटो से वो मंदिर गया, रामघाट गया, स्नान किया, फिर दर्शन करने का प्रयास किया। ये बहुत ही सक्रियता हमारी खुफिया एजेंसी, हमारी सूचना संकलन की पूरी टीम, महाराज की सुरक्षा, महाराजाधिराज महाराज की सुरक्षा में लगी हमारी पूरी टीम, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी हो, चाहे हमारी पुलिस के जवान हो, और आप सबके सहयोग से उज्जैन पुलिस ने उसको धर दबोचने में सफलता हासिल की है। 9 जुलाई की सुबह खुद गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि विकास दुबे के साथ उसके 2 साथी भी उज्जैन से गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन एसपी का कहना है विकास अकेला ही उज्जैन आया था। दोनों में से आखिर किसके बयान सच माने जाएं? 9 जुलाई की सुबह ही विकास दुबे की मंदिर में पहचान करने वाले एक गार्ड के भी बयान सुनिए। इस गार्ड ने साफ कहा है कि विकास दुबे मंदिर के भीतर गया ही नहीं, उसे प्रवेश से पहले ही पकड़ लिया गया। गार्ड यह भी बता रहा है कि विकास दुबे 7 बजे मंदिर पहुंच गया था। उसका कहना है विकास दुबे को ये लोग काफ़ी देर तक सीसीटीवी में देखते रहे। सुबह कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। अब जरा विकास दुबे के मंदिर के भीतर दर्शन करते हुए फुटेज देख लीजिए। विकास दुबे मंदिर में गया था, उसने दर्शन भी किए थे और काफ़ी देर तक मंदिर के भीतर ही मौजूद भी रहा। इसका सीधा मतलब है SIS कंपनी का यह गार्ड झूठ बोल रहा है। उसे झूठ बोलने के लिए किसने उकसाया, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। बड़ी बात यह है कि मंदिर के बाहर मीडिया के सामने झूठ परोसने वाले ऐसे ही 3 गार्ड को अब SIS सिक्योरिटी कंपनी 25-25 हज़ार रुपये का इनाम देने जा रही है, जबकि शेष गार्ड को 3 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिल सकी है। विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में बाकायदा फ़ोटो सेशन करवाया था। गार्ड की बात सच जाने तो जाहिर है मंदिर के सीसीटीवी में यह भी देखा गया होगा कि उसके फ़ोटोग्राफ्स आखिर कौन ले रहा है। वह शख्स कौन था जो विकास के फ़ोटो खींच रहा था, उसका नाम और पहचान अब तक सामने नहीं आ सके हैं। विकास दुबे का एक ऐसा भी वीडियो सार्वजनिक हुआ है जिसमें वो मंदिर के गार्ड के साथ चहलकदमी कर रहा है। मंदिर के भीतर तो उससे कई सारे वीडियो फुटेज सार्वजनिक हुए, लेकिन जिस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया उस वक्त का कोई वीडियो सामने नहीं आ सका, जबकि मंदिर के भीतर के लगभग सारे ही हिस्से सीसीटीवी की जद में हैं। क्या उस एक सबसे अहम पल का फुटेज छुपा लिया गया है?
वैसे आप दर्शकों को बता दें कि विकास दुबे के उज्जैन तक पहुंचने और उसकी गिरफ्तारी की पूरी कहानी की खुफिया विभाग अपने तरीके से पड़ताल कर रहा है। लगभग 35 ऐसे मोबाइल नंबर्स की जांच की जा रही है जिनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विकास दुबे से किसी तरह का संपर्क हुआ है। आप दर्शकों की जानकारी के लिए एक और अहम खबर यह है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद खुद उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। फिरोजिया ने निजी कंपनी के बजाय सीआरपीएफ के मंदिर में तैनाती की मांग की है। जाहिर है जिस कंपनी के गार्ड संवेदनशील मुद्दे पर झूठ बोलें, इसके बाद उनकी कंपनी उन्हें 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा करे तो इसे क्या समझा जाए। दरअसल इस बात की पूरी आशंका है कि एसआईएस कंपनी के ही कानपुर में बैठे कुछ लोगों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर इस पूरे खेल को रचा है और इसी कंपनी से जुड़े लोगों की भूमिका को भी अब खुफिया एजेंसियों ने अपने निशाने पर लिया है। उज्जैन जिले में कोरोना का संक्रमण अब शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से आगे बढ़कर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया है। शायद अब ज़्यादा चिंता वाली बात है क्योंकि बीते 3 महीने से कोरोना ने हमारे शहर और आसपास के कस्बों में तो उपस्थिति दर्ज करा दी थी, लेकिन हमारे ज़िले के गांव सुरक्षित थे। फसलों के बाज़ार में आने के बाद ग्रामीण इलाकों के नागरिकों के शहर और कस्बों में आवाजाही बढ़ी है। बुधवार रात सामने आए 6 मरीज खाचरोद के पास रत्नियाखेड़ी और निम्बूदिया कला, नागदा की गांधीग्राम कॉलोनी, तराना के पास सादी खेड़ा, महितपुर के नज़दीक झारड़ा और बड़नगर तहसील के हरनावदा गांवों से सामने आए हैं। नागदा की ही गवर्नमेंट कॉलोनी से शुक्रवार दोपहर एक और महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। यह महिला कुछ दिन पहले इलाज कराने इंदौर गई हुई थी, संभवतः वहीं से संक्रमण की चपेट में आई है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 65 पर पहुंच गई है। उज्जैन जिले में अब तक 927 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं और हालात ऐसे ही बने रहे तो शायद इस सप्ताह में आंकड़ा 1000 को पार कर जाएगा। इतना सब होने के बाद भी एक बात का संतोष है, हमारे ज़िले में मरीज़ भले ही बढ़े हैं लेकिन मौत का आंकड़ा 71 पर ही ठहरा है। ईश्वर करे यह आंकड़ा यहीं ठहरा रहे। मासूम बच्चों और महिलाओं के मामले में हमारे यहाँ का सिस्टम कितना सुस्त है, इसका एक ताज़ा उदाहरण गुरुवार को देखने को मिला है। बच्चों के मामले में भी हमारा सिस्टम कभी कभी इतना गैर जिम्मेदार हो जाता है कि मानवीय संवेदनाओं तक को ताक पर रख दिया जाता है। दरअसल मालनवासा स्थित बाल संप्रेषण गृह में बंद 3 नाबालिगों को सक्षम न्यायालय ने रिहा करने के निर्देश जारी किए थे। इनमें से 2 सोनकच्छ के और 1 इंदौर का बालक है। नाबालिगों की रिहाई के बाद उन्हें घर ले जाने के लिए उनके परिजन गुरुवार सुबह ही संप्रेषण गृह पहुंच गए थे। ये लोग दिन भर बाहर इंतज़ार करते रहे। न्यायालय के आदेश के बावजूद इन नाबालिगों को रिहा नहीं किया जा सका। आखिरकार निराश परिजन वापस लौट गए। इस मामले की जब अभय न्यूज़ ने पड़ताल की तो खुलासा हुआ कि न्यायालय ने नाबालिगों की रिहाई से पहले उनकी मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया था। यह जांच पुलिस के माध्यम से होना थी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गुरुवार सुबह ही आरआई को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन दिन भर पुलिस लाइन से पुलिसकर्मी ही उपलब्ध नहीं कराए गए। 2 विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी का ही नतीजा रहा कि 3 नाबालिगों को कोर्ट का आदेश होने के बाद भी 24 घंटे से ज़्यादा समय कैद में गुजारना पड़ा। महाकाल थाना पुलिस ने चोरी की एक्टिवा पर घूमने वाले 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम याकूब गंजा पिता मोहम्मद एजाज निवासी नलियाबाखल और इमरान उर्फ आवेश पिता मोहम्मद अयूब निवासी बेगमबाग है। इन दोनों को ही पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान सफ़ेद रंग की एक एक्टिवा पर घूमते हुए पकड़ा। जांच हुई तो पता चला कि इस एक्टिवा को बीमा चौराहा कलाली के पास से चुराया गया था। इन दोनों के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए हैं जो जिवाजीगंज थाना क्षेत्र से चुराए गए थे। याकूब गंजा 4 साल पहले महज 15 साल की उम्र में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। नाबालिग होने के कारण उसे कड़ी सज़ा नहीं मिल सकी और वह फिर से चोरी के धंधे में उतर गया। नानाखेड़ा से महाकाल वाणिज्य केंद्र में शिफ्ट की गई देसी शराब की कलाली को रहवासियों के विरोध के बाद जल्द ही यहां से हटा दिया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। यह इलाके के रहवासियों की एकता की बड़ी जीत है।
नागदा रोड पर उन्हेल के नज़दीक रुई की गठानों से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ये ट्रक किसका है, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है। गंभीर बांध में बिजली की आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रखने के लिए गुरुवार को मेंटेनेंस का काम किया गया। पूरे दिन इंटेकवेल के पंप बंद रहने से शुक्रवार सुबह शहर के अधिकांश इलाकों में जल प्रदाय नहीं होगा। विधायक पारस जैन की आपत्ति के बाद भी महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसादी के दाम कम नहीं होंगे। मंदिर समिति अध्यक्ष ने साफ किया है कि प्रसाद के लड्डुओं की लागत ही महंगी हो गई है, इस कारण दाम कम करना संभव नहीं है। उज्जैन में अब कहीं भी यदि भवन का निर्माण होगा तो निर्माणकर्ता को आसपास हरी नेट लगानी होगी या दूसरी किसी वस्तु से निर्माण को कवर करना होगा। नगर निगम आयुक्त ने प्रदूषण से बचाव के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। उन्हेल के नज़दीक नावदा गांव में रहने वाली 18 साल की एक बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हाल ही में 12वीं की कक्षा पास करने वाली वंशिका पिता तोलाराम गुजराती की बुधवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ी और उसके परिवार के लोग उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। कूली, यह शब्द कान में पड़ते ही दिमाग में गए से शख्स की छवि उभरती है जो लाल रंग की वर्दी पहने रेलवे स्टेशन पर आते जाते यात्रियों का बोझ उठाता चल रहा हो। वास्तव में हम सभी अपने अपने जीवन में कूली की ही तो भूमिका निभा रहे हैं। किसी के कंधों पर गृहस्थी का बोझ है, कोई समाज का बोझ साझा कर रहा है, तो किसी की भुजाओं ने देश और प्रदेश की व्यवस्थाओं का बोझ संभाल रखा है। एक कूली और हम सारे लोग भी जब कभी अपने उठाए बोझ से अलग कुछ भी और जिम्मेदारियां संभालने के लिए आगे आते हैं तो जाहिर है समाज में हम प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। अभय न्यूज़ की ख़ास सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी वर्दी तो कूली की है, लेकिन जिनका काम, जिनका नाम उससे कहीं अधिक बड़ा है। आज की हमारी सीरीज़ पिछले लगभग 5 दशकों से उज्जैन रेलवे स्टेशन पर कूली का काम कर रहे बाबा शफ़ी शाह पर केंद्रित है। कई सालों तक बाबा शफ़ी शाह एक आम इंसान की तरह दिन भर काम करते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारियों का ही वहन करते रहे। स्टेशन पर हुए एक घटनाक्रम ने उनकी ज़िंदगी के मकसद को पूरी तरह से बदल दिया। बात लगभग 20 साल पुरानी है। रेलवे स्टेशन पर एक मासूम बच्ची के साथ पहुंचे उसके पिता को हार्ट अटैक आया था। इस बच्ची ने कूली बाबा शफ़ी शाह के पैर पकड़कर मदद मांगी। ट्रेनों की आपाधापी में बाबा कूली उसकी मदद नहीं कर सके। कुछ देर बाद जब वापस लौटे तो देखा उस बच्ची के पिता का निधन हो चुका था। उस बच्ची ने आखिरकार बाबा शफ़ी से कह ही दिया, आप मेरी मदद करते तो शायद मेरे पिता की ज़िंदगी बदल जाती। इस बच्ची के शब्द दिल में चुभ गए। इस घटनाक्रम के बाद से ही बाबा शफ़ी शाह ने मानव सेवा का प्रण ले लिया। दिन भर में यदि 100 रुपये भी कमाते तो उसमें से 50 रुपये परिवार के लिए और 50 समाज सेवा के लिए अलग रखे जाते। इसी तरह की छोटी बचत से सर्वधर्म एकता अमन समिति की नींव पड़ी। इस संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष बाबा शफ़ी शाह अब तक 4 बच्चों का कैंसर का ऑपरेशन करा चुके हैं। कई कल्याणी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में इस संस्था ने योगदान दिया है। म्यूज़िकल चैरिटी प्रोग्राम आयोजित कर लोगों से दान संग्रहित कर यह संस्था अब तक कई मजलूम लोगों की ज़िंदगी का रुख बदल चुकी है। 75 साल की उम्र में भी बाबा शफ़ी शाह की सक्रियता देखते ही बनती है। रेलवे स्टेशन पर यदि कोई यात्री बीमार हुआ है या उसे किसी तरह की भी मदद की ज़रूरत है तो बाबा शफ़ी शाह ही उसके सबसे पहले मददगार बनकर सामने आते हैं। वे कहते हैं, रेलवे स्टेशन पर एक महिला को लावारिस बच्ची मिली थी। यह महिला उस बच्ची को माँ की तरह ही पालने लगी थी। कुछ दिन बाद हमें पता चला उस बच्ची के दिल में छेद है। एक माँ को ऊपर वाले ने ममता लुटाने का मौका दिया था, लेकिन किस्मत उससे वह मौका भी छीन लेना चाहती थी। हम लोगों ने मिलकर उस बच्ची के दिल का ऑपरेशन कराया। आज वह बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और उसकी माँ हमें आज भी दुआएं देती हैं। ऊपर वाले की बनाई इस माँ बेटी की जोड़ी को जब भी खुश देखते हैं लगता है जैसे हमारा जीवन संवर गया हो। बाबा शफ़ी शाह जैसे समाज सेवियों को अभय न्यूज़ का तो ये थी आज की प्रमुख खबरें।
देश, दुनिया और प्रदेश की खबरें जानने के लिए जुड़े रहें abhaynews.com के साथ। जय श्री महाकाल।